चलो फेयर बुक निकाल के रखो। बेटा लास्ट क्लास में हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम शुरू किया था, है ना, और उसमें सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन देखा था। एक मिनट, हाँ, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है बताओ। वैसे आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? हाँ, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश बिटवीन डिसोसिएटेड पार्ट्स एंड अनडिसोसिएटेड पार्ट्स। मतलब बेसिकली हम आयोनिक इक्विलिब्रियम देखेंगे एक्वायर्ड सॉल्यूशन में। किसमें? अब दो तरह के सब्सटेंस होंगे, एक होगा इलेक्ट्रोलाइट और एक होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस वो है जो डिसॉल्व भी होगा और आयंस भी प्रोड्यूस करेगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस हो सकता है डिसॉल्व हो, आयंस प्रोड्यूस ना करे, हो सकता है डिसॉल्व ही ना हो। तो हमारे लिए सब्सटेंस कौन सा काम का है? इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट में भी कितनी कैटेगरी है? दो। एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बेटा डिसोसिएशन 100% होगा। मतलब जितना कंपाउंड आप डालोगे सबका सब डिसोसिएट हो जाएगा, 100% डिसोसिएशन। और कितना परसेंटेज डिसोसिएट हुआ उसको कैलकुलेट करने के लिए एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या कहते हैं? डिसोसिएशन की जगह किसी रेफरेंस बुक में आयोनाइजेशन वर्ड्स मिले तो वो भी एक्सेप्ट कर लेना, फिलहाल इस चैप्टर के लिए। दोनों अलग अलग होते हैं वैसे तो। अच्छा, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है बेटा 100%। कितना? और परसेंटेज को फ्रैक्शन में दिखाते हैं, मतलब 1। तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज इक्वल टू 1। दूसरा है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बेटा अल्फा होगा वेरी वेरी लेस देन 1। उसकी वैल्यू 1 से काफी कम होगी, क्योंकि मैक्सिमम वो 20 to 30% ही डिसोशिएट होता है। मैक्सिमम कह रहा हूं, मतलब अगर आपने 100 मोलेक्यूल डाले तो उसमें से 20 या 30 ही डिसोशिएट होंगे। अब सवाल ये है, इस चैप्टर में मेन हम यही सीखेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो भी था वो आप 10th में पढ़ चुके, उसमें कोई क्यूरियोसिटी है भी नहीं कि भाई आपने 10 ग्राम डाला सबका सब डिसोशिएट हो गया। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में बेटा 3 क्वेश्चन बनेंगे कि आपने डाला कितना और डिसोशिएट हुआ कितना। मान लो 100 पार्टिकल्स डाल दिए, डिसोशिएट हुआ 20 पार्टिकल, तो 80 पार्टिकल्स डिसोशिएट क्यों नहीं हुए? पहली बात। दूसरी बात, अगर डिसोशिएट नहीं हुए तो अंदर सॉल्यूशन में उनका रोल क्या है? और तीसरी बात, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो उसका डिसोसिएशन का रेट बढ़ाएंगे? जैसे अभी 100 में से 20 डिसॉल्व हुए, मैं ऐसे कौन से फैक्टर अप्लाई करूं कि वो 20 में से 25, 30, 35 धीरे धीरे उनका डिसोसिएशन का रेट में बढ़ाऊं कैसे? तो अगला टॉपिक हमने क्या देखा? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसमें पहला फैक्टर तो यही है कि अगर आपको डीओडी ही बढ़ाना है, अल्फा बढ़ाना है, तो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग ले लो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो अल्फा 1, वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1। दूसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। आप सब्सटेंस को किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो। जैसे नमक बहुत अच्छे से डिसॉल्व होगा पानी में, क्या उतने ही बेहतरीन तरीके से वो केरोसिन में डिसॉल्व होगा? क्या वैसे ही रेट से एस्टर में डिसॉल्व होगा? तो सॉल्वेंट के नेचर पर भी डिपेंड करता है। और सॉल्वेंट का मतलब होता है बेटा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या वर्ड यूज किया था हमने? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये ध्यान रखना, अरिहंत में मिलेगा। जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उतना उसमें अल्फा ज्यादा बनेगा। मान लो 4 सॉल्वेंट है, एग्जांपल दिखाया था हमने। 4 में से आप सॉल्यूट को किस में डालोगे? जहां डीओडी सबसे ज्यादा बने, तो उसमें आपको क्या चेक करना है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा हो। अब क्योंकि कांस्टेंट है तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा, उसकी चिंता मत करो। बट पानी के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद रख लो, कितना होता है? 80। कई जगह 82 मिलेगा, उसके आसपास की जो वैल्यू आए वो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या यहां तक सब क्लियर है बेटा? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? तो तीसरा फैक्टर जो आज हम डिस्कस करेंगे जो अल्फा को इफेक्ट करता है बेटा, वो है टेम्परेचर। कौन सा फैक्टर बेटा? टेम्परेचर। और याद करो, टेम्परेचर का रोल काफी इंपॉर्टेंट था, वो हमने लर्ज शक्ति में भी देखा था, है ना। कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम री एस्टैब्लिश होगा।
प्रेशर चेंज करोगे तो भी इक्विलिब्रियम री एस्टैब्लिश होगा, बट टेम्परेचर चेंज किया तो या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, वहां री एस्टैब्लिश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो टेम्परेचर काफी इंपॉर्टेंट रोल है। मान लो मेरे लिए इलेक्ट्रोलाइट है AB सॉलिड, और क्योंकि आयोनिक इक्विलिब्रियम है तो अब हम लिखेंगे A प्लस एक्वायस प्लस B माइनस एक्वायस। अब बेटा यहां से आगे चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे हम ये कंसिडर करेंगे कि ये जो सब्सटेंस होगा वो इलेक्ट्रोलाइट ही होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऑब्वियसली नहीं होगा, है ना। अब इसके लिए बेटा मुझे मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, A प्लस इंटू B माइनस अपॉन AB। अब बेटा करो, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ने पर K बढ़ेगा, ये पढ़ा था हमने। और जनरली बेटा डिसोसिएशन की जो रिएक्शन होती है ना वो एंडोथर्मिक होती है जनरली। जैसे आप पानी में नमक डालोगे तो हीट रिलीज होगी, नहीं उसको हीट चाहिए ज्यादा तेजी से डिसॉल्व होने के लिए। फॉर एग्जांपल आप नमक को ठंडे पानी में डिसॉल्व करो और आप नमक को गर्म पानी में डिसॉल्व करो, कहां सबसे तेजी से डिसॉल्व होगा वो, मतलब बेटा वो रिएक्शन टेम्परेचर सीकिंग है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन अच्छे से होगी, स्पीड में होगी, तेजी से होगी। तो जनरली आप किसी भी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट ऐड करते हो, जनरली पानी में HCl ऐड करना उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जब भी कोई सॉलिड सब्सटेंस को आप लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस वो कैसी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक। कैसा बेटा, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो K बढ़ेगा। अब जरा सोच के बताओ, अगर K बढ़ा तो A प्लस और B माइनस भी तो बढ़ेगा ना, मतलब ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे। हेलो, सो बेसिकली टेम्परेचर बढ़ा, K बढ़ा और अपना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर का क्या रोल है, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो अल्फा बढ़ेगा। समझ आया। जनरली कैसी प्रोसेस होती है ये, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाओ तो K बढ़ता है। K बढ़ने का मतलब क्या हुआ, ज्यादा A प्लस और ज्यादा B माइनस बनेंगे, मतलब ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे। ज्यादा आयंस का मतलब ये होता है ना अल्फा बढ़ा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या मेजर करता है, कितने आयंस प्रोड्यूस हुए, है कि नहीं। अच्छा, तो मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर अल्फा बढ़ेगा। ये क्लियर है बेटा। तो तीसरा फैक्टर कौन सा हो गया, टेम्परेचर। अब फोर्थ फैक्टर देख लो, और ये थोड़ा समझना है, ये है डाइल्यूशन। अच्छा, डाइल्यूशन का मतलब समझाओ पहले तो, एडिंग वाटर, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन कम करना। सही है भाई, 1 मोलर H2SO4 का सॉल्यूशन है, मैं आपसे कहूं इसको डाइल्यूट करो तो उसमें दूध डालोगे, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन, तो आप पानी ऐड करोगे तो उसका वॉल्यूम पर कॉन्सेंट्रेशन, उसे कहते हैं डाइल्यूशन। क्या कहते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट था बेटा ये दिया था ऑसवाल्ड ने। किसने, इसकी एक बुक भी आती है, ऑसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। बेटा एक और बात, यहां से आगे मैं जो भी बात करूंगा ना वो हो सकता है टेक्स्ट बुक में ना हो, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने हैं तो ये सब जरूरी है। तो ऑसवाल्ड एक साइंटिस्ट था, कोई बुक का ऑथर नहीं था, उसके ऊपर से पब्लिकेशन हाउस है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो किसने समझाया, ऑसवाल्ड ने। इसलिए ये जो फैक्टर है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। अब फिर से मैं वो इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। AB सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट होगा कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट, गिव्स A प्लस प्लस B माइनस। अब जैसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखते थे ना T इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम, वैसे इसमें भी कैसे लिखना है वो यहां सीख लो। T इक्वल टू 0 पर बेटा मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C, अब यहां मोल नहीं आएगा क्योंकि ये आयोनिक सॉल्यूशन में बात है, और आयोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। तो सर इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन होना जरूरी है, जरूरी है, क्योंकि यहां सॉल्यूशन की बात है। सिर्फ पानी वो सॉल्यूशन नहीं है, वो सिर्फ सॉल्वेंट है। समझ रहे हो कि नहीं यार। हाँ, तो सॉल्वेंट में जब तक आप सॉल्यूट ऐड नहीं करोगे तब तक वो सॉल्यूशन नहीं होगा ना।
मतलब इनिशियली आपके पास जो सॉल्यूशन है उसकी कोई ना कोई कॉन्सेंट्रेशन होगी, हाँ या ना। तो अब इसको मोल से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, मोल तो बेटा अमाउंट है। अच्छा, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सी, एज्यूम कर लो। इनिशियली ये तो होंगे नहीं क्योंकि अभी आयोनाइजेशन शुरू नहीं हुआ। अब एट टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम, अब ध्यान से देखना, ये कुछ कम होगा, डिसोसिएट हो रहा है तो बेटा ये अल्फा के रिस्पेक्ट में काउंट करते हैं, सी माइनस सी अल्फा। सी में से कुछ कम हुआ, कितना, जिसका उतना अल्फा होगा। अब अल्फा नहीं मालूम, वो देखेंगे, वहां क्या एज्यूम करते थे, एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस 2x, 3x, स्टोइकोमेट्रिक के हिसाब से चलते थे ना, वैसे यहां सी माइनस सी अल्फा। तो ये कितना बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब देख, इसके बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, डोंट वरी। ये लिखना है बेटा, ए प्लस, पहली बार इसलिए लिख रहा हूं, बी माइनस अपॉन ए बी। सो के इज इक्वल टू सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन, सी कॉमन ले लो तो 1 माइनस अल्फा, बोल हाँ या ना। अच्छा, तो के इज इक्वल टू सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी इंटू 1 माइनस, अच्छा एक अल्फा, सॉरी एक सी और एक सी कैंसल, सो के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अच्छा, अब आपके फेयर बुक में लिखा है बट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, है या ना। तो मान लो ये 1 है और अल्फा 1 से काफी छोटा है, तो 1 के रिस्पेक्ट में अल्फा को निग्लेक्ट कर सकते हैं। सो 1 माइनस अल्फा इज नियर इक्वल टू, तो नीचे वाली टर्म चली गई, सो के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय सी। बोलो समझ आया। अच्छा, यहां से रिलेशन मिलेगा, देखो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे वैसे वैसे अल्फा बढ़ेगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ाओ तो डाइल्यूशन हुआ, हाँ या ना। वॉल्यूम बढ़ाने पर कॉन्सेंट्रेशन कम हुई और ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होने लगेंगे। किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछ ले, वेट कर रहा हूं मैं। नहीं, सवाल होना चाहिए, अब सवाल क्या होना चाहिए वो सुनो कि सर वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे अल्फा बढ़ता जाएगा, तो एक कंडीशन आने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं बन जाएगा। समझाता हूं कैसे। मान लो आपने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया वीक इलेक्ट्रोलाइट का, कितने लीटर, अब मान लो उसमें अल्फा है 0.2, 0. उसमें आपने 1 लीटर पानी और डाल दिया, वॉल्यूम बढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन कम हुई, अल्फा हो गया 0.4, डबल नहीं होता, एग्जैक्ट तो नहीं मालूम रिलेशन क्या है, फिर भी बता, 1 लीटर पानी और डाल दो, वॉल्यूम बढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन और कम हुई, अब अल्फा होगा 0.5, 1 लीटर पानी और डालो, वॉल्यूम बढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन कम हुई, अब अल्फा होगा 0.6। इसका मतलब मैं 100 लीटर पानी डाल दूं तो अल्फा 1 हो जाएगा। इसका मतलब मैं एसिडिक एसिड को 1 लीटर की जगह कांकर या तालाब में डालूं तो अल्फा 1 आएगा ना उसमें, इनफाइनाइट। इसको समझ लेना ध्यान से, ये कुछ टाइम के लिए वैलिड है, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि अब उसका अल्फा नहीं बढ़ेगा और उस पॉइंट को कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो वो पॉइंट समझना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एमसीक्यू जरूर मिलेगा। मान लो ये है VmL और ये है अल्फा, ठीक है, 2 मिनट समझ लो। मान लो इनिशियली मेरा वॉल्यूम था 1 लीटर, आप ml में भी कंसिडर कर सकते हो, ये 1 लीटर है और अल्फा एज्यूम कर लो बेटा ये है 0.25। अब मैं वॉल्यूम बढ़ाते जा रहा हूं, देखो ये हुआ 2 लीटर, ये हुआ 0.30, 3 लीटर ये हुआ 0.38, 4 लीटर ये हुआ 0.47, तो देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है ये, 5 लीटर तो ये हुआ 0.56, 6 लीटर अब नहीं बढ़ रहा 0.56, 7 लीटर 0.56, 8 लीटर
अच्छा, अब तू इसके आगे कितना भी पानी डाल दे, अल्फा कांस्टेंट हो गया। तो जिस वॉल्यूम पर अल्फा मैक्सिमम हो जाए बेटा, उस पॉइंट को कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या कहते हैं? इसके आगे तो डाइल्यूट करेगा, अल्फा चेंज नहीं होगा। आप कॉन्सेंट्रेशन कम करके यानी कि वॉल्यूम बढ़ा के कुछ हद तक अल्फा बढ़ा सकते हो, और ऐसा डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है कि वॉल्यूम अगर 2 गुना बढ़ा तो अल्फा भी 2 टाइम्स बढ़ेगा, 3 टाइम्स बढ़ेगा, ऐसा नहीं, रैंडमली बढ़ेगा। बट एक पॉइंट आके वो कांस्टेंट हो जाएगा। इस पॉइंट कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इसी को मैं 12th में चैप्टर नंबर 3 में फिर से पढ़ाऊंगा, सॉरी चैप्टर 2 में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। फिर यहां से एक नए साइंटिस्ट की एंट्री होगी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहां तक समझ आया? पक्का? मतलब डाइल्यूशन करने का मतलब ये नहीं है कि 200-500 लीटर पानी डाल दो तो एसिटिक एसिड जो है वो HCl की तरह बिहेव करने लगेगा। नहीं, केमिस्ट्री में ध्यान रखना, जब भी कोई भी एमसीक्यू में अगर ऐसा सवाल पूछे, किसी भी कंपाउंड की इंटरनल प्रॉपर्टी कभी चेंज नहीं होती। आपके कुछ दोस्तों से है ना, दोस्त ऐसे भी दोस्त होंगे जिसके पास बहुत पैसा हो फिर भी वो कंजूस ही रहेगा, 10 रुपए की पानी पूरी के लिए भी वो 100 बार सोचेगा। वैसे ही अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है तो कोई भी फैक्टर चेंज कर लो, नेचर तो उसका स्ट्रांग ही रहेगा। वीक है तो वीक ही रहेगा। हाँ, उसकी प्रॉपर्टी आप थोड़ी बहुत बढ़ा कम कर सकते हो, बट इनफाइनाइट डाइल्यूशन करो मतलब 150-200 लीटर पानी डाल दो, इसका मतलब ये नहीं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग बन जाएगा। जो स्ट्रांग है वो पैदाइशी स्ट्रांग है, जो वीक है वो पैदाइशी वीक है। कुछ होते हैं ना बापू लोग जन्म से ही खूंखार, बराबर, उनको जेई नीट बीट से कोई फर्क नहीं, भीख मांगेंगे सर, पढ़ेंगे नहीं अपने। तो इन लोगों का बस ऊपर वाला भला करे। चलो, अच्छा इसका ग्राफ भी देख लो बेटा। यहां मैं ले रहा हूं डाइल्यूशन। बस खत्म हो गया आपका अटेंशन स्पान, 20 मिनट पढ़ लिया। पर यह है अल्फा। अल्फा का मतलब, अच्छा मान लेते हैं यहां पर है 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1। कई लोग इसके ऊपर भी बनाएंगे 1.2, 1 ऐसा थोड़ी होता है। अल्फा मैक्सिमम कितना होगा? 1। अच्छा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बेटा ग्राफ कैसा आएगा? ये एक और कलर था, कहां गया? अच्छा, बना भी सकते हैं। अच्छा, कहां गया? अच्छा, सेव नहीं किया, नहीं करना, चलो जाने दो, अभी टाइम नहीं है। अच्छा, तो ये वाला ग्राफ किसका आएगा बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। अच्छा, अब वीक का ग्राफ देख, जैसे जैसे डाइल्यूशन करोगे वैसे वैसे वो बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा, बट एक पॉइंट आके वो फिर नहीं बढ़ेगा। तो उसके लिए ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हाँ, और यहां पर वो वॉल्यूम भी मिलेगा ना, हाँ, दैट इज इन्फिनिट डाइल्यूशन पर वॉल्यूम पूछे तो ये, और इन्फिनिट डाइल्यूशन पर अल्फा पूछे तो ये 0.62 जो भी आ रहा है वो मतलब ग्राफ से मिल जाता है बेसिकली। ठीक है? अरे कुछ तो बोलो यार, समझ में तो आ रहा है मैं पढ़ा रहा हूं वो। सारे सॉल्वेंट के लिए अलग अलग है। हाँ, पर जनरली बेटा यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी। हाँ नहीं नहीं, वो अलग अलग होगा। हाँ बिल्कुल। मैं मान लो ये मैं आपको ग्राफ बता रहा हूं, एसिटिक एसिड मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है और सॉल्वेंट पानी है। अब मान लो मैं एसिटिक एसिड को ही एसीटोन में ले लूं तो हो सकता है फिर ये ग्राफ थोड़ा ऐसे हो जाए। वो सॉल्वेंट चेंज करने पर चेंज होगा ऑब्वियसली, बट आपको इस चैप्टर में कहीं पर भी सॉल्वेंट का मेंशन नहीं करेंगे। पर्टिकुलर सॉल्वेंट मतलब हमारे केस में क्या होगा? पानी। हाँ, बट ग्राफ चेंज हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हर बार यही रहेगा, बट हो सकता है इससे ज्यादा हो कम हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर ही डिपेंड करता है। तो वो सॉल्वेंट चेंज होने पर ग्राफ चेंज होगा, नो वरी। आपको ये वाली लाइन नहीं ड्रॉ करनी है ना, येलो वाली, आप किसी एक सॉल्वेंट में ध्यान रखिए। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अफेक्ट करने वाले कितने फैक्टर हुए टोटल? 4। पहला, इलेक्ट्रोलाइट अगर स्ट्रॉन्ग है तो अल्फा
वीक है तो दूसरा फैक्टर सॉल्वेंट। सबसे बढ़िया सॉल्वेंट कौन है? इसलिए पानी मिलाते हैं ना सब। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा किसका होता है? वाटर का। अराउंड 78 टू 82 के बीच की रेंज याद रखना। तीसरा फैक्टर टेम्परेचर बढ़ने पर अल्फा बढ़ेगा, कैसे वो बता दिया। चौथा फैक्टर डाइल्यूशन, उसी को क्या कहते हैं? ऑस्वाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करोगे यानी कि वॉल्यूम बढ़ाओगे, कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे तो ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे, अल्फा बढ़ेगा। इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट का इन्फिनिट डाइल्यूशन करो स्ट्रॉन्ग बनेगा नहीं, कुछ पॉइंट तक बढ़ेगा उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। उस पॉइंट को कहते हैं इन्फिनिट डाइल्यूशन। और इन्फिनिट डाइल्यूशन पर अल्फा भी कांस्टेंट हो जाएगा और फिर वॉल्यूम आप कितना ही चेंज करो, ठीक है। इन्फिनिट डाइल्यूशन पर वॉल्यूम पूछे तो ये और अल्फा पूछे तो ये। क्लियर? अच्छा, ये लिखना शुरू करो, उसके बाद हम नए टॉपिक में आएंगे। टेम्परेचर से शुरू करो, चलो।
चलो हो गया भाई। सॉरी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। हाँ ये, हाँ हाँ हाँ, यहां से यहां तक कंटिन्यूसली बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, कंटिन्यूसली बढ़ेगा ना। हाँ पर तो भी बढ़ेगा तो कंटिन्यूसली एक ही रेट से बढ़ेगा। हाँ नहीं नहीं, ऐसा आप ये कह रहे हो कि लाइन ऐसे आएगी, क्या फर्क पड़ता है इतना। मैथ्स मैथ्स नहीं है बेटा, ये बढ़ेगा ये हमारा कंसर्न है, और एक पॉइंट पे आके वो बढ़ना बंद हो जाएगा, ये ध्यान रखना। फिर आप चाहो तो फिर वो इसमें तो और ज्यादा कर सकते हो, हाइपर बोला, पैरा बोला, मैं बोला, तू बोला, ऐसे करो, फिर ऐसे करो, वो घर जाके करना पड़ता है। ठीक है, वो पॉइंट याद रखना जहां से कांस्टेंट हो गया। चलो अब बेटा 2-3 लाइन छोड़ के नया टॉपिक लिखो। एसिड डैश बेस थियरी। डोंट वरी, ये 10th नहीं है, 10th में जो पूरे चैप्टर में पढ़े हो ना वो भी 10 मिनट में हो जाएगा। एसिड बेस थियरी। आर्हेनियस एसिड बेस थियरी, चलो लिखना शुरू करो। आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी। अब स्कूल एग्जाम में ये 3 सवाल इंपॉर्टेंट, हम 3 थ्योरी जो पढ़ेंगे ना। हाँ तो इन्वर्टेड कॉमा में डेफिनेशन लिखो। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉमा
acids are the substance which donates H plus ion in its aqueous solution while base are the substance which donate OH minus ion in its aqueous solution. अब एक लाइन छोड़ के उसके एग्जाम्पल लिखो, एसिड में एग्जाम्पल में लिखो, एग्जाम्पल ऑफ एसिड HCl, H2SO4, HNO3, ये तो आपके फेवरेट है ही, H2C2O7, H2Cr2O7, ये बेटा ये सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जो एक्वायस सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाँ, तो इनको कहते हैं आर्सेनियस एसिड। क्या कहते हैं? नीचे एग्जांपल ऑफ बेस लिखो, NaOH, KOH, MgOH twice, CaOH twice, NaOH, KOH, MgOH twice, CaOH twice। देखो एसिड का कॉमन फॉर्मूला बेटा हमें HA लिखेंगे, क्या लिखेंगे? HA gives H प्लस प्लस A माइनस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं HCl को लिखूं तो H प्लस प्लस, बेस को बेटा हम MOH करके लिखेंगे, gives M प्लस प्लस OH माइनस। फॉर एग्जाम्पल NaOH gives प्लस OH माइनस। ठीक है, लिख लो, उसके नीचे ये लिख लो। अच्छा, उसके नीचे लिखो बेटा लिमिटेशंस। आर्सेनियस थियरी 10th वालों को समझाने के लिए अच्छी है बट एप्लीकेबल नहीं होता जनरली। लिमिटेशन में नंबर 1, इट इज एप्लीकेबल टू एक्वायस सॉल्यूशन। यहां बेटा सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि एक्वायस सॉल्यूशन आएगा हर बार। Number 2, H plus is highly reactive. H plus is highly reactive. It form bond with H2O. It form bond with H2O to produce H3O plus. To produce H3O plus into bracket ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, ध्यान रखना। H3O प्लस इसके ऊपर सवाल आ गया है एक बार, हाइड्रोनियम आयन ट्राइगोनल पिरामिडल। तो एक तो पहली लिमिटेशन की हर बार आपको एक्वायस सॉल्यूशन प्रिपेयर करना पड़े। दूसरा कि आप एसिडिटी डिपेंड करता है H प्लस के ऊपर कि भाई H प्लस प्रोड्यूस करेगा तब वो एसिड है ना, बट जैसे ही H प्लस प्रोड्यूस होगा एक्वायस सॉल्यूशन में पानी तो है ही, वो पानी के साथ मिलके क्या बना देगा H3O प्लस, तो प्रोड्यूस होते ही गायब हो गया सॉल्यूशन से, है कि नहीं।
कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसको आर्यनियस बेस या एसिड नहीं मानता, जैसे तीसरा लिमिटेशन। हाँ, ये लिखना है तो लिख लो। इसके आगे हम H प्लस को ही H3O प्लस मानेंगे, आर्यनियस में ही ये लिमिटेशन है। बाकी पीएच में H प्लस और H3O प्लस को एक ही मानते हैं। थर्ड लिमिटेशन, NH3 is base which cannot be explained by Arrhenius theory. NH3 is base which is not explained by Arrhenius theory. भाई अमोनिया बेस कैसे हुआ, उसमें तो OH माइनस है ही नहीं, है ना। तो आर्यनियस को बुला के पूछो भी NH3 बेस है, तो वो मना कर देगा। तो स्कूल एग्जाम में पूछे 3 मार्क्स में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आर्यनियस एसिड बेस थियरी, ये छाप के आ जाना, ठीक है ना बेटा। देखो इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है, मान लो मैंने आपको एक अननोन कंपाउंड दे दिया, मैंने आपको एक अननोन कंपाउंड दिया, व्हाइट कलर का पाउडर है, और मैंने आपसे पूछा बेटा ये एसिड है कि बेस पता करो, तब खा के तो पता नहीं करोगे, एसिड आर सॉर इन टेस्ट। हाँ, तो आर्यनियस के अकॉर्डिंग क्या करोगे, उसको पानी में डालोगे। अब पानी में डालने पर क्या आपको H प्लस दिखेगा, हाँ हाँ ये रहा है सर एसिड है। अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे भी, हाँ उसको दिख रहा होगा, ये प्यार में है विचार, उनको सब दिखता है। H प्लस एक तो पहले दिखेगा नहीं, और अगर मान ली H प्लस प्रोड्यूस हो भी गया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत, तो वो तो डिसाइडिंग फैक्टर ही गायब हो गया, है कि नहीं। और कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें H प्लस ना होने के बावजूद वो एसिड है, कुछ कंपाउंड ऐसे भी है जिसमें OH माइनस ना होने के बावजूद भी वो, अच्छा याद करो, हाँ आर्यनियस को पूछो क्या है, तुरंत क्या बोलेगा, बट ये गड़बड़ है ना, बोरिक एसिड। हाँ, तो ये इसके ऊपर हम ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते, बट हाँ छोटे बच्चे को खुश करने के लिए सही है ये। 10th में थे ना, फिर वो लिटमस टेस्ट करते थे, ब्लू का मजा आ जाता था, पर लेबोरेटरी में ये कुछ यूज नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में। एसिड बेस थियरी ठीक है समझाने के लिए, चलो खत्म करो इसको, दूसरी थियरी लिखो। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ये नहीं समझ में आया, वरना 10th की क्लास है शाम को 7:30 बजे, फिर से पढ़ लेना डिटेल में, पूरे एक लेक्चर पढ़ाएंगे वो सब। लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस थियरी, लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस थियरी। उसमें इन्वर्टेड कॉमा करके लिखो, acid are the substance, acid are the substance which donates H plus and base are the substance which accepts H plus. Acid are the substance which donate H plus and base are the substance which accept H plus. यहां OH माइनस टर्म चली गई। दूसरा, इसकी डेफिनेशन में आप देखो एक्वायर्ड सॉल्यूशन वाली टर्म चली गई। अब एसिड किसको बोलेंगे बेटा, जो H प्लस डोनेट करे। बेस किसे बोलेंगे, हाँ तो नीचे लिखो ऐसे, एसिड प्रोटॉन डोनर। अच्छा H प्लस को प्रोटॉन बोलते पता है ना आपको, नहीं पता तो समझा दो कैसे। हाइड्रोजन बताओ 1H1, अच्छा H प्लस का मतलब, अच्छा इसमें प्रोटॉन कितने, 1, इलेक्ट्रॉन 1, न्यूट्रॉन 0। H प्लस प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन 1 था वो भी चला गया, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन गया, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो H प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पहले से भी नहीं है, तो H प्लस में सिर्फ प्रोटॉन ही है, इसलिए H प्लस को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। ठीक है, तो एसिड प्रोटॉन डोनर,
एसिड जो है बेटा वो प्रोटॉन डोनर है, और नीचे ऐसे ही लिख लो बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर। अच्छा, अब उसी थियरी में स्टार्ट करके लिखो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अच्छा, अब इसके ऊपर आपको सवाल मिलेंगे तो प्लीज ध्यान ध्यान दें। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर लॉरी ब्रोंस्टेड थियरी का एक पार्ट है, 2 मिनट समझो फिर लिख लेना। जैसे मान लो HCl है, क्या है, एसिड की बेस, तो प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो ये बनेगा बेटा H प्लस प्लस Cl माइनस। ये क्या है, तो एसिड प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जो स्पीसीज बनाएगा उसे कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। एसिड का क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस। वैसे ही बेटा NH3 क्या है, बेस, वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे तो क्या बनेगा, NH4 प्लस। जब जब नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो पर प्लस चार्ज आएगा, ध्यान रखना। अच्छा, तो ये क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो बनेगा उसे कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड। फिर से एक बार, एसिड का क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस, और बेस का क्या होता है, जिसे कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पे। ऑपोजिट देखना है, क्या देखना है, एसिड का क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस, एसिड का और बेस का। एक और बात याद रखना, कॉन्जुगेट पेयर्स आर ऑपोजिट इन नेचर, कॉन्जुगेट पेयर्स आर, क्या एसिड HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। क्या एमोनिया वीक बेस है, उसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसका जो कॉन्जुगेट पेयर होगा वो वीक होगा। अच्छा, अब यहां से सवाल बनता है, अरे एक मिनट, चलो इसको पूरा कर देते हैं। NH3 प्लस H2O गिव्स, अब देख यहां से ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, बोल, तो ये बनेगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस। 2 मिनट यहां ध्यान दो, बातें मत करो यार। अच्छा, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया बेटा, तो अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रोंस्टेड ये क्या है, और इसने प्रोटॉन डोनेट किया, हाँ, अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रोंस्टेड वाटर न्यूट्रल नहीं है, वो एसिड बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकता है। अरे मजाक नहीं कर रहा हूं, H2O है बेटा, H2O, उसमें देखो एसिड बेस दोनों वाली स्पीसीज है बेटा। आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म होते होते हम ये मान लेंगे कि जल ही जीवन है, ये एलिक्सियर ऑफ लाइफ है, ऐसा पढ़ा होगा आपने, यह प्रूव हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रोंस्टेड H2O behaves as acid as well as base depending upon the nature of opposite। अगर सामने वाला बेस की तरह बिहेव करेगा तो वाटर, अगर सामने वाला एसिड की तरह बिहेव करेगा तो वाटर। समझ आया, ये ध्यान रखना। अच्छा, लॉरी ब्रोंस्टेड मानता है, लुइस नहीं मानता, तो हर एक साइंटिस्ट की अपनी अपनी डेफिनेशन है। तो फिर से एक बार, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, बेस, प्रोटॉन एक्सेप्टर आर बेस, प्रोटॉन डोनर आर एसिड। अच्छा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद स्पीसीज कौन सी बनी, अच्छा तो ये होगा कॉन्जुगेट एसिड, और प्रोटॉन डोनेट करने के बाद स्पीसीज कौन सी बनी, अच्छा बेटा बेसिकली ये जो है ना वो NH4OH है, विच इज वीक बेस। इसी चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे 4-5 लेक्चर बाद। समझ आया। अच्छा, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आर ऑपोजिट इन नेचर, अभी नोट करके लिखेंगे बाद में। तो पहले आप ये लिखो, नीचे लिखना एसिड है वो कॉन्जुगेट बेस है। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म समझ पाओगे ना, यही डाउट लेके मत आना सर CB क्या है, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 इक्वेशन लिखो।
चलो हो गया भाई। वो आगे समझेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे ना तो। अभी मैंने दोनों स्पीशीज को अलग अलग लिखा है। आगे बढ़ सकते हैं भाई। अच्छा अब 2 मिनट यहां जान दो। एसिड का बेटा क्या होता है, कॉन्जुगेट। तो एसिड में से कॉन्जुगेट बेस में जाना हो तो H प्लस रिमूव करना पड़े। ठीक है, कई बार क्या करते हैं, कॉन्जुगेट बेस देते हैं और बोले इसका एसिड बनाओ, तो क्या करोगे, बोलो सिंपल। सिमिलरली बेस का क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड। तो बेस के कॉन्जुगेट एसिड में जाना हो तो क्या करना पड़े, H प्लस ऐड करना पड़े। जैसे NH3 क्या था, बेस, H प्लस ऐड करके क्या बना, NH4 प्लस, तो कॉन्जुगेट एसिड था ना। सिमिलरली कॉन्जुगेट एसिड दिया हो और बेस पूछा हो तो, अच्छा इसके ऊपर आपको कम से कम 4-5 सवाल मिलेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे आप इसलिए। ठीक है, पहले ये लिख लो, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं, 1-2 छोटे मोटे। हो गया, उसके नीचे नोट करके लिखो, conjugate acid and base are opposite in nature. Conjugate acid and base are opposite in nature. देखो 2 मिनट, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिड का होता क्या है, कॉन्जुगेट बेस, पर स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, ठीक है। अच्छा बेस का क्या होता है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा। चलो अगर एसिड वीक है तो, बराबर, कंफ्यूज मत होना, इसको 1.5 साल याद रखना है। एकदम फालतू सवाल है बट बच्चे भूल जाते हैं सच में, देख लो। चलो तो अगर स्कूल एग्जाम में आए, शॉर्ट नोट ऑन लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थियरी, हाँ तो ये सब छाप देने का। आप क्वेश्चन लिखो, which of the following acid, which of the following acid will produce, which of the following acid will produce weakest conjugate base, weakest या तो वीक, जो भी लिखना है, which of the following acid produce weak, ए, अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑप्शन डी का सवाल हो गया। एचएस ध्यान रखना, मैंने वो लिस्ट में नहीं बताया था बेटा, मैंने 6 एसिड बताए थे,
HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4 and all other oxo acid. ऑक्सो एसिड का कॉमन एग्जांपल HClO4, HBrO4, HiO4, पर आयोडिक एसिड, प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो जाती है, पीरियोडिक एसिड, हाँ वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। तो कॉन्जुगेट बेस अगर वीक करना है तो एसिड कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। ये नाम है बेटा, ये बेंजोइक एसिड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे 2 महीने बाद, और इसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड। ये सब ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ नीट नहीं, मतलब एक साल बाद याद नहीं रहेगा आपको, देख ले। अच्छा, उसका अगला सवाल लिखो, Cl माइनस Br माइनस, हाँ सवाल ही लिखो, Cl माइनस Br माइनस NO3 माइनस एंड PO4 माइनस 2 आर, एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, Cl माइनस Br माइनस NO3 माइनस PO4 माइनस 2 आर कॉन्जुगेट बेस ऑफ विच एसिड? आर कॉन्जुगेट बेस ऑफ विच एसिड? अब देखो इसमें क्या किया, कॉन्जुगेट बेस दे दिया, अब आपसे पूछा क्या है, हाँ तो देखो यहां से यहां जाना हो तो क्या करेंगे, H प्लस ऐड करेंगे, कितने H प्लस ऐड करेंगे, जितना चार्ज है उतना, यहां कितना चार्ज है, तो ये HCl का कॉन्जुगेट बेस है, ये ये सिंपल, लिख लो। अच्छा अभी सिंपल है, नीट में कर लेना ये सब। चलो तो अब आगे बढ़े, थर्ड थियरी है बेटा, लुईस एसिड बेस थियरी। Acid are the substance. Acid are the substance which accept electron pair. Acid are the substance which accept electron pair, and base are the substance which donates electron pair. उसके नीचे ऐसे लिख लो, अब बेटा लुईस के हिसाब से डेफिनेशन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे वो बेस होगा, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे वो एसिड होगा। तो अब आगे से क्या होगा बेटा कि अगर हम डेफिनेशन में कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो हम एसिड नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे लुईस एसिड। तो ये प्रोनाउंस करते ही सामने वाला समझ जाएगा कि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर के रिस्पेक्ट में सोचा है। हेलो, एमसीक्यू में भी आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस बेस, समझ रहे हो? क्योंकि आर्हेनियस और लॉरी ब्रोंस्टेड दोनों प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ये जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर के रिस्पेक्ट में बात करता है, ठीक है। तो यहां हम एसिड नहीं बोल के क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। तो लुईस एसिड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, और लुईस बेस होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा। अब उसके नीचे स्टार करके लिखो कंडीशन, हाँ ये लिखने के बाद कंडीशन फॉर लुईस एसिड,
कौन कौन लुईस एसिड हो सकता है, बराबर। तो उसमें लिखो नंबर 1, ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, all positive charge species like H plus, Na plus, NH4 plus, etc. etc. H plus, Na plus, NH4 plus। बताओ H प्लस को ये एसिड कहता है। जो भी बेटा पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होगी मतलब बेटा उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन गया, तो बेटा उसको इलेक्ट्रॉन की नीड है ना, तो वो ऐसी रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा जहां उसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसको क्या मानेंगे, लुईस एसिड। तो कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हो वो लुईस एसिड हो सकता है रिएक्शन में। हाँ, H प्लस की रिएक्शन, H प्लस ऐसे घूम रहा है वो नहीं, H प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज है, तो वो ऐसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा जिससे उसको इलेक्ट्रॉन मिले, और अगर उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो उसे लुईस एसिड कहेंगे। समझे नहीं? अच्छा, नंबर 2। हाँ हाँ, एक्सेट्रा, मतलब जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, 2-3 लिखा है मैंने। अब दूसरी कंडीशन, ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड into bracket octet incomplete, octet incomplete। देखो बेटा ये सब, देखो इसमें ZnCl2, कोई वैसे बहुत सारे कंपाउंड है ना जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसमें सेंट्रल एटम के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, इसमें भी कमी है। तो जिस कंपाउंड में सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो वो भी क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट करना। तो ये सब लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना? तो पॉजिटिव चार्ज हो या सेंट्रल एटम के पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। एंड थर्ड कंडीशन, अब इसको स्टार कर लो जेई नीट के लिए। थर्ड कंडीशन के ऊपर सवाल आते हैं। कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम हैव, कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। जैसे कि ये 3, अच्छा मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में एक बार बताया था कि सेकंड एंड हायर पीरियड एलिमेंट कैन एक्सपांड देयर ऑक्टेट। जैसे देखो ऑक्सीजन है, बराबर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 8 9। इसके कॉन्फ़िगरेशन देखोगे मेरा तो 1s2 2s2 2p3, यहां 1s2 2s2 2, मतलब इनमें मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, इसके नीचे क्लोरीन। अच्छा इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3d0। याद आया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, इसका मतलब है एसपीडी तीनों है, पर क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है हम लिखते नहीं है। ये मैंने हाइब्रिडाइजेशन में भी बताया था, जरूरत पड़ेगी तो वो डी का यूज कर सकता है। ऐसे ही ऑक्सीजन के नीचे सल्फर में भी डी ऑर्बिटल है 3d, फॉस्फोरस में भी है 3d। तो अगर इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है और चांस मिला तो वैकेंट डी ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अगेन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो वो लुईस एसिड है। ये ध्यान रखना, सवाल यहां से नहीं आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड और ये दे दिया, देगा ऐसे। हाँ तो क्या होगा बेटा, उससे उससे बनेगा ये, और नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है तो उसे क्या, स्पीसीज तो है।
हमको उसका बिहेवियर देखना है। वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, हाँ, अब कर लिया तो बात खत्म, तो वो लुईस एसिड है। क्या वो डोनेट कर सकता है? अच्छा, करेगा ये जरूरी नहीं है, समझो। अगर तेरे पास कोई भिखारी भीख मांगने आए तो उसको पैसे दे, ये जरूरी नहीं है, पर इससे क्या वो भिखारी नहीं रहा? कटोरा लेके निकला है मतलब भिखारी है, उसको भीख मिले ना मिले। आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, आप डोनेट करो ना करो, आप लुईस बेस हो, है कि नहीं? मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसे हवा में अगर H+ घूम रहा है तो वो एसिड नहीं है, बट H+ किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे तो वो लुईस एसिड। पर H+ के पास कंडीशन तो आ गई ना कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो वो लुईस एसिड हो सकता है। वैसे ही जरूरी नहीं है कि ये रिएक्ट करे, बट आपसे सवाल पूछे, ये नहीं पूछेगा कि क्या ये लुईस एसिड हो सकता है, पर हो सकता है भी यूज नहीं करेगा। इज दिस लुईस एसिड? यस। जिसके पास कंडीशन तो आ गई ना, कैसे देखना है। अच्छा, तो ये 3 एग्जांपल लिखे आपने। जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, और वो इन 3 में से तो डेफिनेटली नहीं पूछेगा क्योंकि ये लिखवा दिया ना मैंने, तो वो नया कंपाउंड बनाएगा। चलो अब लिखो कंडीशन फॉर लुईस बेस। कंडीशन फॉर लुईस बेस, उसमें नंबर 1, ऑल टाइप्स ऑफ एनायन। लुईस एसिड के पहले पॉइंट का ऑपोजिट है, ये देख लो। एनायन का मतलब बेटा उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो भी है वो लुईस बेस। नंबर 2, स्पीसीज विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। इसमें 3 एग्जांपल ये लिख लो, ये अमोनिया, ये है 1 डिग्री अमाइन, और ये है एनिलीन। तो ध्यान रखना बेटा, एमोनिया आर्हेनियस बेस नहीं है, लॉरी ब्रोंस्टेड बेस है, लुईस बेस है। अगले क्लास में ऐसे मैं आपको 6-7 कंपाउंड दूंगा, आपको आइडेंटिफाई करना है ये एसिड तो है बट कौन सा वाला, आर्हेनियस, लॉरी ब्रोंस्टेड के लुईस। हेलो, अच्छा, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, सुन लो बेटा, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस H2O इज न्यूट्रल मोलिक्यूल, अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रोंस्टेड H2O इज एसिड और बेस। सामने वाला बेस तो खुद एसिड, सामने वाला बेस तो खुद एसिड, वही हो गया ऑपोजिट। बट अकॉर्डिंग टू लुईस H2O इज बेस। देखो ध्यान से, H2O के पास लोन पेयर है, वो डोनेट भले नहीं करता, तो H2O को लुईस बेस मानता है क्योंकि वो एक्सेप्ट तो कर ही नहीं सकता ना, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अच्छा, ये लिखना मत, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। ये एनिलीन है, एनिलीन बहुत फेमस है, आप पढ़ लोगे ये भी। तो ये 2 कंडीशन बेस के लिए और 3 कंडीशन एसिड के लिए। जब लुईस एसिड और लुईस बेस मिक्स हो जाते हैं किसी रिएक्शन में, मतलब एक मोलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे तो वो क्या हुआ, बेस, और उसी रिएक्शन में इसने डोनेट किया, इसने एक्सेप्ट किया, तो फिर जो प्रोडक्ट बनके उसे एडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऐसे नीचे लिख लो, लुईस बेस गिव्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू लुईस एसिड, दिस इज नोन एज एडिशनल प्रोडक्ट, शॉर्ट में एडक्ट। एडिशनल प्रोडक्ट को साइंटिस्ट ने शॉर्ट फॉर्म बना दिया, देखो, एडिशनल प्लस प्रोडक्ट। तो ध्यान रखना, ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, यहां से भी ध्यान रखना खास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडक्ट। तो ऐसी रिएक्शन या तो 4 रिएक्शन दे दे, आपने रेडॉक्स में देखा था ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडॉक्स रिएक्शन, तो 4 रिएक्शन दे दे और 4 में से पूछ ले ऐसा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूस एडक्ट। तो आपको ऐसी रिएक्शन देखनी है जिसमें एक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे,
और मजेदार बात है बेटा, रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाएगा नहीं। आपने कितने क्वेश्चन पेपर में H2O ऐसे लिखा हुआ देखा बताओ? तो इलेक्ट्रॉन पेयर देखने के लिए अंदर मन की आंखें चाहिए, बराबर, अंतरात्मा जिसे कहते हैं वो। NH3 भी एग्जाम में थोड़ी ऐसे आएगा, तो लोन पेयर को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगली क्लास में मैं कुछ कंपाउंड लेकर आऊंगा, आपको पहचानना है कि इसमें से आर्हेनियस, लॉरी ब्रोंस्टेड और लुईस एसिड बेस क्या है।